स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर रेखा। लंबे समय के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज हम लोग देखने वाले हैं ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर के बारे में देखेंगे, और इसमें जो मुख्य बिंदुएं हैं, मुख्य जो चीज़ें हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैप्टर का मैंने पहले ही नोट्स बनाकर रख लिया हूं, और उसी नोट्स के माध्यम से हम लोग चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ग्लोब क्या है, अक्षांश क्या है, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। देशांतर दूसरे वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, और जो प्रश्न और उत्तर का जो वीडियो होगा वह दूसरे वीडियो में होगा। तो मैंने इस पाठ को 3 भाग में बांटा है, और ये पहला भाग है। तो पहला भाग में हम लोग ग्लोब और अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोब क्या होता है और अक्षांश क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्लास 6 का यह चैप्टर है, और चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 है। तो जो भी बच्चे क्लास 6 के हैं वो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। अपने साथ कलम और कॉपी लेकर बैठें और चीज़ों को नोट करते हुए चलें। अगर नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ रहेगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार पूरा चैप्टर को हम लोग देख लेते हैं। एक बार देखिए, ग्लोब अक्षांश और देशांतर, ये आप लोग पढ़ लेंगे, और इसमें जो मुख्य बिंदु है मैं उसको थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा। जैसे अक्ष क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, और विषुववृत्त किसको कहते हैं, विषुववृत्त क्या होता है, अक्षांश समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, और भी बहुत सारे मुख्य बिंदु हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं के बारे में समझेंगे, और पृथ्वी के ताप कटिबंध, यहाँ तक हम लोग आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देशांतर का वीडियो अलग से बनाकर दे दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग नोट्स की ओर चलते हैं, और नोट्स को हम लोग समझते हुए, पढ़ते हुए समझेंगे, और चीज़ों को लिखते हुए चलेंगे। तो चलते हैं अब अपने नोट्स की ओर। आपने किताब देख लिया होगा, ये रहा हमारा नोट्स, और मैंने पहले कुछ इसमें छेड़छाड़ किया था, तो मैं इसे पहले क्लियर कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। चलिए समझते हैं ग्लोब क्या होता है, ग्लोब किसे कहते हैं। तो ग्लोब क्या है, पृथ्वी का लघुत्तम रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। जैसा कि यहाँ पे परिभाषा लिखा गया, ग्लोब पृथ्वी का लघुत्तम रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। जैसी हमारी पृथ्वी है, वैसे ही हमें एक छोटा सा पृथ्वी का छोटा प्रतिरूप यानी डुप्लीकेट बना के ग्लोब में ढाला गया, मतलब ग्लोब बनाया गया पृथ्वी की भांति। जैसे हमारी पृथ्वी उसी तरह से एक ग्लोब बनाया गया, यानी पृथ्वी का डुप्लीकेट। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स हो, आधार पेन जो भी होता है, जो डॉक्यूमेंट्स होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जब कहीं देना होता है तो हम लोग उसको फ़ोटोकॉपी करते हैं। और फोटोकॉपी क्या करता है, फोटोकॉपी मशीन उसी तरह का जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसी प्रकार का एक दूसरा डुप्लीकेट फ़ोटोकॉपी निकाल के दे देता है। सेम उसी तरह से हमारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने उसी तरह के हमारी पृथ्वी की तरह जो भूगोलवेत्ता थे वो हमारी पृथ्वी की तरह एक ग्लोब बना के तैयार कर दिए, जिसे हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं ग्लोब के नाम से। ग्लोब विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे बड़े आकार के होते हैं, बड़े ग्लोब, छोटे ग्लोब, गुब्बारे जैसा, जिसमें हम लोग हवा भी भर सकते हैं, और उसको हम लोग ग्लोब की भांति उपयोग कर सकते हैं। गुब्बारे जैसा भी ग्लोब होता है, जिसमें हम हवा भर सकते हैं, और उसको ग्लोब की तरह हम लोग देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फिर पृथ्वी पूर्ण गोल नहीं है। यहाँ पे देखिए, पृथ्वी, ये जो ग्लोब दिख रहा है, यहाँ पे हम लोगों को पूरा गोल दिखाई दे रहा है, लेकिन पृथ्वी जो हमारी पृथ्वी है वह पूर्णतः गोल नहीं है। हमारी पृथ्वी क्या है, ध्रुवों पे, ये ध्रुव जो दिख रहा है, ये ध्रुव जहाँ पे सुई के सहारे टिका हुआ हमारी पृथ्वी, ये यहाँ मतलब सुई के सहारे नहीं, इस ग्लोब में सुई के सहारे जो यहाँ पे इसको टिकाया गया है, ये दोनों छोर पे आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे क्या है, इस ध्रुव को एन यानी नॉर्थ बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव क्या बोलेंगे इसको, उत्तरी ध्रुव, और इसको बोलते हैं एस यानी साउथ, दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ समझने वाली बात है कि हमारी पृथ्वी पर कोई भी सुई नहीं है। याद रखेंगे कि यहाँ पे कोई भी सुई नहीं है। ये हम लोगों ने क्या किया, इसको टिकाने के लिए यहाँ पे इस तरह का ढांचा बना के इसे हम लोग, इस जो गोलाकृति है ग्लोब जो है, उसको हम लोग यहाँ पे रखे हुए हैं। हमारी पृथ्वी यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, इस तरह से चपटा, यहाँ पूर्णतः गोल नहीं है। जैसा कि अगर हम एक बॉल लें और उसको अंगूठा और ऊपर की उंगली से दबाएं तो थोड़ा सा गड्ढा हो जाएगा, उसी तरह से हमारी पृथ्वी थोड़ी सी चपटी है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में। ठीक है, आगे समझते हैं हम लोग अक्ष क्या है।
हाँ, और एक चीज़, जो हमारी पृथ्वी है वह ध्रुव में थोड़ा चपटा और मध्य में, मतलब ये बीच में उठा हुआ है, ठीक है, उभरी हुई है। उठा हुआ, उभरी हुआ मतलब उठा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। ग्लोब की भी दो बिंदु जिससे होकर सुई गुजरती है उसे उत्तर एवं दक्षिण, जैसे जिससे अभी से इरेज करता हूँ, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे ग्लोब के वे दो बिंदु जिससे होकर सुई गुजरती है। कहाँ कहाँ से सुई गुजर रही है? यहाँ से और यहाँ से। सुई इस तरह से, इस तरह से, यहाँ से इस तरह से होगा, और सुई के सहारे यहाँ पे ये ग्लोब हमारे टिके हुए इस ढांचे में। हमारी पृथ्वी किसी ढांचे में टिका हुआ नहीं, वह स्वतंत्र रूप से है, ठीक है। तो यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ पे कोई सुई नहीं है। ये जो यहाँ पे इस तरह से सुई जो है वह क्या, अक्ष कहलाएगा, ठीक है। इस तरह से अक्ष मतलब एक काल्पनिक रेखा है, यह एक काल्पनिक रेखा है जिसको हम लोग सुई का नाम दे रहे हैं, यह एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। और इसे ही हम लोग अक्ष कहते हैं, ठीक है। ग्लोब के वे दो बिंदु जिससे होकर सुई गुजराती है लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे गुजरती है। आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। गुजरती है, उसे उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव कहते हैं। कुछ देर पहले मैंने बताया था कि इसे उत्तर और इसे दक्षिण ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग कॉपी में लिखते जाएंगे दक्षिण ध्रुव। नीचे किसी भी मैप हो या फिर हम जब ग्लोब को देखते हैं तो ऊपर का जो हिस्सा हुआ हो क्या होता है, उत्तर। अगर हम भारत का मैप हो या फिर झारखंड का मैप हो या फिर कोई भी राज्य का मैप हो, तो ऊपर जो रहता है, जो हम लोग जब देखते हैं सामने से, ऊपर का जो रहता है हिस्सा वो उत्तर होता है, ठीक है। तो ग्लोब की वे दो बिंदु जिससे होकर सुई गुजरती है, तो यहाँ पे क्या है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर और दक्षिण ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी से ये जो सुई है, सुई गुजर रही है, ये हमारी ध्रुव है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। ऊपर वाला उत्तरी और नीचे वाला दक्षिणी। चलिए, ये हमारा ग्लोब के बारे में कुछ जानकारी था। अब हम लोग चलते हैं विषुवत रेखा। यहाँ पर रेखा की जगह हमें देखा लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको र लिख लेंगे, रेखा, ठीक है। रेखा कर लेंगे, रेखा, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को विषुवत वृत्त कहते हैं। हमारी पृथ्वी है और इसके बीचों बीच गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, हम लोग काल्पनिक, जैसे कि हम कोई आकृति के और हम क्या किए कि यहाँ से बीचों बीच एक रेखा खींच लिए, उस तरह से। ये नहीं कि यहाँ पे कोई रेखा खींचा हुआ है। समझने वाली बात है, हमारे पृथ्वी पर किसी प्रकार का कोई रेखा खींचा हुआ नहीं है, सभी क्या है, काल्पनिक है। तो पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को विषुवत वृत्त कहते हैं। और यह काल्पनिक रेखा हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, एक ऊपर वाला भाग, एक नीचे वाला भाग, ठीक है। तो इन दोनों भागों को क्या कहेंगे, गोलार्ध। ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और नीचे का ये हमारे उत्तरी गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। चित्र के माध्यम से एक बार समझने का प्रयास करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। जैसा कि एक यहाँ से ही समझ लेते हैं, इस फिगर से ही समझ लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो रेखा है, ये रेखा, ये विषुवत वृत्त है। वृत्त क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे कि अगर हम एक बॉल लें, बॉल में अगर इस बॉल लें और इस बॉल में चारों तरफ से हम अगर रस्सी को घुमाएं और रस्सी या तार को घुमाएं और उसको फिर बाहर निकाल लें, तो वो तार जो होगा वह कैसा हो जाएगा, वृत्त की भांति हो जाएगा, ठीक है। अगर इस एक बॉल के ऊपर अगर एक तार को घुमाएं, एक तार को घुमा दें गोल से, तो फिर बॉल को बाहर निकाल लें तो तार कैसा दिखाई देगा, वृत्त की भांति। इसीलिए हम लोग इसको विषुवत वृत्त कहते हैं, वृत्त की आकृति का हो जाता है। तो इसमें जो भी काल्पनिक रेखाएं खींचे गए हैं, अक्षांश जो रेखाएं खींची गई है, सभी वृत्ताकार ही होंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे, चलिए आगे समझते हैं। विषुवत रेखा पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यहाँ पे हम लोग समझते हैं दक्षिणी और उत्तरी। यहाँ से ऊपर का जो भाग होगा, अगर बीच से अगर बॉल को काट लें तो क्या होगा, बीच से अगर बॉल को काट लें तो बॉल दो भाग में बटेगा। गोला का आधा भाग गोल था, आधा आधा हो गया, तो क्या बोलेंगे उसको, गोलार्ध। गोला का आधा भाग को गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। तो गोलार्ध क्या हुआ, गोला का आधा भाग गोलार्ध, यानी ये हिस्सा उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा और ये हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा, आशा करते हैं। विषुवत वृत्त को शून्य 0 डिग्री से दर्शाया जाता है। विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त यहाँ पे जो आप लोग देख रहे थे, ये 0 डिग्री अंश से दर्शाया जाता है इसको, ठीक है। 0 डिग्री अंश से इसे दर्शाया जाता है। विषुवत रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। विषुवत रेखा से किसी स्थान के, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारी यहाँ पे इस तरह से घुमा हुआ है हमारी पृथ्वी है, और यहाँ एक विषुवत रेखा देख रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा, कोणीय दूरी, उसे क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे, उसी को कहते हैं अक्षांश। यानी विषुवत वृत्त के शून्य अंश दर्शाया। विषुवत रेखा से किसी स्थान के कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या यहाँ पे जो विषुवत वृत्त है,
विषुवत वृत्त के यहाँ से यहाँ जो कोण बन रहा है इस तरह का, यहाँ से जो दूरी है उसी दूरी को हम लोग अक्षांश कहते हैं। ठीक है, अक्षांश ऐसे भी समझ सकते हैं, अक्षांश रेखा के बारे में अभी देखेंगे, अक्षांश किसे कहते हैं अभी ये भी हम लोग समझेंगे। विषुवत रेखा के समानांतर ऐसा भी बोल सकते हैं, अक्षांश किसे कहते हैं, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। तो अब यहाँ समझने वाली बात है कि अक्षांश समांतर रेखा किसे कहते हैं। तो समांतर रेखा का मतलब होता है कि वैसी रेखाएं जो आपस में कब प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, वैसी रेखाएं जो आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो समांतर रेखाएं कहते हैं। दो या दो से अधिक रेखाएं जो आपस में कब प्रतिच्छेद नहीं करती, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये हमारी पृथ्वी में जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, जो भी विषुवत वृत्त के समानांतर जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, वे सभी रेखाओं को हम लोग क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ का जो परिभाषा है उसे आप लोग याद कर लेंगे, अगर कोई पूछे तो आप लोग बता सकते हैं। विषुवत रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। या विषुवत रेखा से किसी स्थान, कोणीय दूरी वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। या यहाँ से लिखा हुआ, या ऐसे बोल सकते हैं कि विषुवत रेखा से किसी समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थित काल्पनिक रेखा को उत्तरी अक्षांश रेखा एवं दक्षिणी गोलार्ध में स्थित रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। अभी हम लोग देख रहे थे दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में जो भी रेखाएं खींची जाएंगी, विषुवत वृत्त के समांतर जो भी रेखाएं खींची जाएंगी उसे हम लोग कहते हैं उत्तरी अक्षांश रेखा, और दक्षिण गोलार्ध में जो भी रेखाएं खींची जाएंगी उसे हम लोग कहेंगे दक्षिणी अक्षांश रेखा। यहाँ पे समझने वाली बात है कि हमारी पृथ्वी पर कोई भी रेखा खींची हुई नहीं है, ये सभी रेखाएं काल्पनिक हैं। आगे चलते हैं। उत्तरी अक्षांश को एन से दर्शाया जाता है और दक्षिणी गोलार्ध को एस से दर्शाया जाता है। एन फॉर नॉर्थ और एस फॉर साउथ। एन फॉर नॉर्थ मीन्स उत्तर और एस फॉर साउथ मीन्स दक्षिण होता है। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट्स। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है। तो ये हमारी पृथ्वी है और इसमें इस तरह से विषुवत वृत्त है। इसके ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे यानी दक्षिणी गोलार्ध है। इसके नीचे 90 और ऊपर भी 90 रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। और एक रेखा जो विषुवत वृत्त जिसको बोलते हैं उसको मिलाकर 180, 90 + 90 अगर मिलाए तो क्या होगा, 90 + 90 + 1 तो 181 रेखा है। टोटल हमारी पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखा खींची गई है वह 180, यानी अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है। ठीक है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को अगर किलोमीटर में देखा जाए तो 111 किलोमीटर होता है। दो अक्षांश रेखाओं की जो दूरी होगा वह कितना होगा, तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच, जैसे कि यहाँ पे एक रेखा और ये एक रेखा, दोनों के बीच की अगर दूरी को अगर देखेंगे तो हम लोग 111 किलोमीटर इसको देखते हैं। 111 मीटर की दूरी में सभी अक्षांश रेखाओं को खींचा गया है। आगे देखते हैं। विषुवत वृत्त के उत्तर अथवा दक्षिण की ओर जाने से अक्षांश वृत्तों का आकार घटता जाता है। आप समझें यहाँ पे कि अक्षांश वृत्त क्या होता है। कुछ देर पहले मैंने बताया कि किसी बॉल को अगर बीचों बीच तार को अगर घुमाएंगे और बॉल को बाहर निकालेंगे तो वृत्त बनेगा। तो उसी तरह के विषुवत वृत्त के ऊपर 90 तार अगर घुमाएंगे उसके समानांतर कुछ दूरी में 111 किलोमीटर के ऊपर अगर घुमाते हुए चलेंगे तो छोटा होते जाएगा हमारा जो वृत्त होगा, जो सर्कल बनेगा वह छोटा होते जाएगा। तो अब हम लोग एन यानी नॉर्थ ध्रुव की ओर चलते हैं, ध्रुव की ओर अगर चलते हैं तो हमारी जो अक्षांश रेखा जो होती है, अक्षांश जो रेखा जो वृत्त का आकार का होता है वह छोटा होते हुए जाता है। दक्षिण की ओर भी जाएंगे तो भी छोटा होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग देखते हैं। अक्षांश रेखा का उपयोग जलवायु निर्धारण में किया जाता है। देखिए, अक्षांश का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो जलवायु निर्धारण में। जलवायु, विभिन्न स्थानों का विभिन्न प्रकार के जलवायु होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानने में इसका सहयोग लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारा भारत की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ का जो जलवायु है ग्रीष्म है। ठीक है, उसी तरह से सभी क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु होता है। हम लोग देखेंगे उष्ण कटिबंध जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि किस किस रेखा के बीच कौन सा कैसा जलवायु होता है वो भी देखेंगे। ठीक है, अक्षांश क्या होता है, अक्षांश रेखाओं को पूर्व से पश्चिम की ओर खींचा जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे कि अक्षांश रेखाओं को पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। ठीक है, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा के बारे में हम लोग अब देखने वाले हैं। तो अक्षांश क्या है इसके बारे में हमने पढ़ा और समझा। जो भी इस किताब में जो मुख्य बिंदु थे उसको मैंने अक्षांश में बताने का प्रयास किया हूँ। अब हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, यहाँ पे फिगर के माध्यम से देखेंगे। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा
उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जूम करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख पा रहे हैं यहाँ पे कि कर्क रेखा, यहाँ पे कर्क रेखा दिखाई दे रहा होगा। ये हमारी कर्क रेखा है, हमारी पृथ्वी की जो काल्पनिक रेखा है वो कर्क रेखा है, और ये हमारे मकर रेखा हो गया। ठीक है, ये विषुवत वृत्त, ये उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, ये दक्षिण ध्रुवीय वृत्त। ये इस यहाँ पे हमारी पृथ्वी पर 181 काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग ये चार जो रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं, ये मुख्य रूप से इसको जानना हमें आवश्यक है। इसलिए यहाँ पे 4 ही लिखा हुआ है, क्योंकि सभी रेखाओं के बारे में पढ़ना थोड़ा कठिन है, इसीलिए यहाँ पे मुख्य रूप से 4 रेखाओं को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कर्क रेखा, ये कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तर में है। ठीक है, और मकर रेखा यहाँ पे है जो 23.5 डिग्री एन यानी साउथ में, और यहाँ उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है जो 66.5 डिग्री है, और यहाँ पे 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त है। ये रेखा देख पा रहे होंगे, ये हमारे उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, ये दक्षिण ध्रुवीय वृत्त, ये मकर, ये कर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 4 मुख्य अक्षांश रेखा है। अब हम लोग इसी रेखाओं के माध्यम से हम लोग समझेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंधों को। ठीक है, इसीलिए 4 महत्वपूर्ण है। इसी से हम लोग जलवायु के बारे में समझेंगे कि किस किस क्षेत्र में तापमान कैसा होता है, यहाँ की जलवायु कैसी होती है, इन सभी के बारे में हम लोग देखते हैं। चलते हैं आगे। पृथ्वी के ताप कटिबंध। तो पृथ्वी के ताप कटिबंध का मतलब क्या है? कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र। हम लोग क्षेत्र के नाम से इसको जानेंगे। कटिबंध मतलब क्षेत्र, मतलब कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है उसको कटिबंध कहते हैं। ठीक है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र आएगा उसे हम लोग भूगोल की भाषा में कटिबंध बोलेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं इसका परिभाषा। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को कटिबंध कहते हैं। कटिबंध समझ में आएगा। कटिबंध मतलब क्षेत्र होता है 2 रेखाओं, जो अक्षांश जो रेखाएं हैं उसके बीच का जो क्षेत्र होगा उसे हम लोग कटिबंध कहते हैं। उष्ण कटिबंध पहला हमें आता है, हम लोग देखेंगे उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध क्या होता है? तो थोड़ा सा इसको जूम करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, ये हमारी कर्क रेखा, ये हमारी मकर रेखा। ठीक है, तो कर्क और मकर का जो क्षेत्र पड़ता है उसे हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण मतलब गर्म सूखा। ठीक है, उष्ण मतलब गर्म सूखा। यहाँ का जो तापमान होता है वह अधिक होता है, यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ता है, यहाँ तापमान अधिक होता है। उष्ण मतलब सूखा, तापमान अधिक होगा यहाँ पे। तो उष्ण कटिबंध मतलब गर्मी, उष्ण मतलब गर्म। यहाँ का जो तापमान होगा, यहाँ का जो जलवायु होगा वह गर्म होगा। ऐसा होगा तो गर्म होगा। और उष्ण कटिबंध 2 रेखाओं के बीच के भाग को कहेंगे, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के भाग को हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, यहाँ एक चीज़ बताना चाहते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पे जो लोग रहते होंगे वो आखिरकार, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम लोग रहते होंगे वो अधिकतर थोड़ा सा उसका जो रंग होगा वह ब्लैक होगा, काला होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ तापमान अधिक होगा तो स्किन भी काला ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष के झुके रहने के कारण कर्क और मकर रेखा के भाग में सालों भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। यहाँ पे क्या है कि उष्ण कटिबंध में हमारी जो सूर्य है, सूर्य यहाँ पे जो सूर्य हमारी सन है, SUN सन, तो यहाँ का जो तापमान होगा, यह तापमान अधिक होने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ का जो सूर्य का प्रकाश जो होगा, सूर्य का जो प्रकाश होगा वह सीधा पड़ता है। सूर्य का प्रकाश यहाँ पे सीधा पड़ने के कारण यहाँ का जो तापमान होगा पृथ्वी का वह अधिक होगा, और इस क्षेत्र को हम लोग उष्ण कटिबंध कहेंगे। ठीक है, बातें समझ में आ रही होंगी, आशा करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसलिए सीधी पड़ती है, इसलिए इस भाग की जलवायु गर्म रहती है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। गर्म रहती है इसलिए उसे हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध चलते हैं। शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है? तो कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के भाग अथवा मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के भाग में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिससे यहाँ का तापमान सामान्य रहता है। इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। चलिए अब फिगर से ही समझते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमारी उत्तरी ध्रुव वृत्त है और ये हमारी कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त का जो क्षेत्र है, और यहाँ पे मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त का जो क्षेत्र पड़ता है, ये क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र, ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, ये क्या कहलाएंगे? तो शीतोष्ण कटिबंध कहलाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य है, इसका जो प्रकाश होगा थोड़ा सा तिरछा हो जा रहा है। आप लोग यहाँ से देख पा रहे हैं फिगर के माध्यम से भी, यहाँ पे तिरछा पड़ रहा है। तो तिरछा पड़ने से क्या होगा? गर्मी भी कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ का जो तापमान होगा वह शीतोष्ण कटिबंध
इस क्षेत्र का जो जलवायु है वह शीतोष्ण है। शीतोष्ण का मतलब होता है कि ना ही ज़्यादा शीत और ना ही ज़्यादा गर्मी, मतलब सामान्य। यहाँ का तापमान जो होगा वह सामान्य होगा। आगे चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं। अब हम लोग देखेंगे शीत कटिबंध। आशा करते हैं कि शीतोष्ण समझ में आएगा। शीतोष्ण का जो भाग है वह कौन कौन सा रेखा के बीच में आएगा, तो कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त का जो भाग कहलाएगा उसे हम लोग कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध। आगे चलते हैं हम लोग शीत कटिबंध के बारे में देखते हैं। शीत कटिबंध उत्तरी ध्रुवीय वृत्त और उत्तर ध्रुव अथवा दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त और दक्षिण ध्रुव के भाग में सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ने लगती हैं, जिससे इस भाग में वर्ष भर ठंड पड़ता है। इसे हम लोग शीत कटिबंध कहते हैं। चलिए यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा। एक बार इसे हम इरेज कर लेते हैं, उसके बाद चलिए समझते हैं। ये हमारी उत्तरी ध्रुवीय वृत्त है और यहाँ पे हमारा उत्तर ध्रुव है। यहाँ पे इस जगह पे उत्तर ध्रुव है, यहाँ पे हमारा दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त है। ये जो रेखा आप लोग देख पा रहे हैं इस तरह से, ये दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त है और यहाँ पे हमारे दक्षिणी ध्रुव है। ये हमारा दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त और यहाँ दक्षिण ध्रुव। तो इस जगह इस क्षेत्र का और इस क्षेत्र का, ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये क्षेत्र, इस क्षेत्र को हम लोग दोनों क्षेत्र को क्या कहेंगे, तो शीत कटिबंध कहेंगे। कारण यह है कि यहाँ का जो तापमान है बहुत ही कम होता है, क्योंकि यहाँ का सूर्य का जो किरणें हैं वह अत्यंत तिरछा पड़ने लगता है, जिससे यहाँ का तापमान बहुत कम होता है। बहुत कम होने के कारण यहाँ का तापमान भी बहुत नीचे गिर जाता है और यहाँ वर्ष भर पूरे साल यहाँ का जो तापमान होता है वह ठंडा होता है। यहाँ अगर हम पूरा साल अगर जाएँ कभी भी, तो गर्मी हो, बरसात हो या फिर ठंड हो, तो यहाँ ठंड रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इस क्षेत्र को क्या कहेंगे, शीत कटिबंध कहेंगे। बात समझ में आया होगा, आशा करते हैं समझ में आया होगा। ताप कटिबंध का निर्धारण अक्षांश रेखाओं से की जाती है। ये पहले हम लोगों ने देखा था कि ताप कटिबंध का जो होता है कटिबंध, इसका निर्धारण हम लोग अक्षांश रेखाओं से करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देशांतर के बारे में पढ़ेंगे और देशांतर रेखा का महत्व क्या है, देशांतर रेखा आखिर हमारी जो देशांतर रेखा में काल्पनिक रेखा क्यों खींचा गया हमारी पृथ्वी पर, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।